मुलाकात करवा रहे हैं एक कृषक सुनील पाटीदार से। किसान भाइयों, पौधशाला तैयार करने के लिए जिन मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है उसमें सबसे प्रमुख है भूमि का चुनाव करना चाहिए। जहां पर जल भराव की समस्या नहीं हो तथा जो भी हम सीड बेड बनाते हैं वो जमीन से करीब 4 से 6 इंच उठी हुई होनी चाहिए तथा उनका आकार 1x3 यानी 1 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर लंबी होनी चाहिए तथा प्रत्येक क्यारी के बीच 1 से 2 फुट की जगह छोड़ देनी चाहिए, जो आगे चलकर घर्षण क्रियाओं में सहायक तो होगी, साथ ही साथ अधिक पानी के निकास की नाली का भी कार्य करेगी। इसी तरह दूसरा प्रमुख कार्य है भूमि या मिट्टी का निर्माण। तो पौधशाला बनाने के लिए सर्वप्रथम भूमि का चयन करके भूमि जनित रोगों से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 380 ग्राम मात्रा तथा नीमखली 500 ग्राम मात्रा प्रति क्यारी के हिसाब से भूमि की तैयारी के समय अच्छी सड़ी गोबर की 10 किलोग्राम खाद में मिलाकर भूमि में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं की खेती के संबंध में। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस्मों के बारे में। इसके अंतर्गत इन बातों के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजोपचार की। इसके लिए हम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम तथा 1 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। उसके बाद उच्च किस्म का बीज लाए और उसमें हाथों से डाला। इससे पहले हमने ये ध्यान रखा कि आसपास में गर्म हवाएं न लगे, इसलिए हमने आसपास हरी फसल थी उसके बीच में क्यारियां तैयार की और उसमें बीज डाला। उसके बाद हमने जैसे इसमें सिंचाई की तो ऊपर पतले टाट डाले ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो जाए और उस पर धूप न बढ़े। और तीसरी सिंचाई के बाद हमने टाट को हटा दिए, उसके ऊपर ग्रीन नेट का प्रयोग किया ताकि उसके ऊपर धूप न गिरे। उसके बाद हमने इसमें नमी बनाने के लिए हर तीसरे दिन सिंचाई की। ग्रीन नेट लगाने के बाद इसलिए लगाई हमने ताकि पौधे में नमी बनी रहे, वातानुकूलन रहे पौधा। उसके अलावा उस पर तेज़ सीधी धूप न गिरे ताकि पौधा में नमी बनी रहे। इसके अलावा हमने उसमें से पौधों में से खरपतवार निकाली है, मच्छर की ज़्यादा और इल्ली की ज़्यादा आती है। इसके लिए हम इसमें हल्की कीटनाशक का उपयोग करते हैं, ज़्यादा पावर वाली कीटनाशक का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे उनके पत्ते बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारी नर्सरी अभी मतलब 40 दिन की हो गई है और हमने 5 बीघे की इसको लगा लिया है खेत में। पहले हमने खेत की जुताई करवा ली, उसके बाद उसमें ट्रैक्टर से गरेड़े निकालवा ली। उसके बाद हमने उसमें पानी छोड़ दिया ताकि उसमें नमी बन जाए। उसके बाद हम नर्सरी से पौधे लेके आए और उसमें चुपाई की। अब आई चर्चा करते खाद में उर्वरक प्रबंधन पर। खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या रोपण के पूर्व खेत में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए तथा शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 और 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। किसान भाइयों, पौध को खेत में रोपण करने से पूर्व 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन को 8 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबोने के बाद रोपाई करना चाहिए। हर पौधों के बीच की दूरी हमने 1 फीट रखी, कतार से कतार की दूरी हमने 2 फीट रखी। चुपाई हमने दोपहर 3 बजे बाद की ताकि धूप के कारण पौधा मुरझा ना जाए। और चुपाई के बाद आप उसमें सुबह जल्दी पानी छोड़ा ताकि उसमें चाल पकड़ ले। इसके अलावा जब पौधा हमारे 15 से 20 दिन के हो जाते हैं, इसमें अलग अलग किस्म की खरपतवार भी उगाती है, उसको हम मजदूर द्वारा निकलवानी पड़ती है। उसके बाद इसमें लगातार 2 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करनी चाहिए लगातार ताकि पौधे की अच्छी चाल बनी रहे। इसके अलावा जैसे फसल 20-25 दिन की होती है, इसके बाद हम इसमें खाद का प्रयोग करते हैं। 20 से 25 किलो प्रति बीघा खाद डालते हैं DAP। इसके अलावा 5 से 10 किलो प्रति बीघा हाई जिंक डालते हैं। इसके अलावा जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तब हमें हल्के मच्छर और इल्ली दिखाई देती है, इसलिए हम इसमें हल्के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि विदित है कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारी उपजाऊ मिट्टी का दिनों दिन ह्रास हो रहा है।
ऐसे में चाहिए कि हम अपनी मृदा को उपजाऊ बनाएं व इसे बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, जिनमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि आते हैं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ अर्थात गोबर की खाद को किसान सामान्यतः खुले स्थान पर इकट्ठा करते हैं, जिससे उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिसका प्रयोग करने पर हमें उतना फायदा नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। अतः किसान भाइयों, आप ऐसा ना करें। गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने हेतु आप इसका प्रयोग नाडेप कंपोस्ट बनाकर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया है क्या? इसी संदर्भ में आज अन्नदाता लेकर आया है कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम टांके का निर्माण किया जाता है। इसके लिए 12 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा व 5 फीट चौड़ाई के आकार का टांका बनाया जाता है। यह टांका ईंटों व सीमेंट की सहायता से पक्का बनाया जाता है तथा टांके की दीवारों की मोटाई 9 इंच रखते हैं। अब आइए बात करते हैं टांके को भरने में काम आने वाली सामग्री पर। टांके को भरने के लिए कृषि या फसलों के अवशेष 1500 किलोग्राम, गाय का गोबर 100 किलोग्राम, 200 लीटर पानी तथा 1750 किलोग्राम मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टांका बनाने में लगने वाले खर्चे की। तो इसके अंतर्गत टांका बनाने के लिए आपको लगभग 1200 ईंटों की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत 2500 से 3000 रुपए तक आएगी। इसके साथ ही साथ 1000 रुपए की रेत एवं सीमेंट और 500 रुपए मजदूरी के लगते हैं। अतः एक टांका बनवाने में 4000 से 4500 रुपए की लागत आती है। अब पूरी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उचित रूप से नींव भरकर जमीन के ऊपर एक आयताकार टांका बनवाएं। टांका बनवाने के बाद टांके को भरा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम टांके के फर्श पर 6 इंच की मोटी घास फूस या कृषि अवशेषों की परत बिछाते हैं। इसके बाद गोबर को पानी में घोलकर एक पतली परत इसके ऊपर बिछाते हैं। फिर जो मिट्टी हमने ली है उसकी करीब 3 से 4 इंच मोटी परत उसके ऊपर बिछा देते हैं। यह क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि यह सामग्री टांके के 9 इंच ऊपर तक न पहुंच जाए। इसके बाद टांके को गोबर और मिट्टी के 3 इंच मोटी परत से लेप कर सील कर दें। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल से आप इस टांके का निरीक्षण करते रहें तथा जब कभी दरार दिखाई दे तो उसमें जल और गोबर मिलाकर डाल दें और दोबारा सील कर दें। चूँकि टांके के अंदर की मिट्टी सामग्री पाचन क्रिया के कारण 15 से 20 दिन में 8 से 9 इंच तक अंदर की ओर दब जाती है। इसके पश्चात 1.5 फुट ऊंची पहले बताई गई सामग्री का उसी क्रम में आप भराव करें। इसके उपरांत फिर से मिट्टी और गोबर की मोटी परत से इसे लेप कर दें। अब आप इस टांके में जगह जगह बांस या संबल से छेद कर उसमें 3 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें तथा साथ ही अलग अलग छिद्र कर आधा किलोग्राम एजेटोबैक्टर, आधा किलोग्राम राइजोबियम कल्चर एवं 1.5 किलोग्राम स्पूर घोलक जीवाणु खाद को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर लगभग 80 दिन बाद डालें, जिससे आपकी कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इन छिद्रों को पुनः बंद कर दें और 100 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार में इस प्रकार के टांके से आपको 25 से 30 क्विंटल नाडेप खाद मिल जाएगी तथा 1 वर्ष में इस टांके से आप लगभग 100 क्विंटल नाडेप खाद तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट हेतु टांका बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे टांका बनाते समय 1.5 फीट की दूरी पर छेद छोड़ दिए जाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहले लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आए और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आए। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टांके में डालते हैं वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। टांके को भरने से पूर्व चूने से उसकी अंदर व बाहर की पुताई कर देवें तथा ध्यान रखें कि टांके को भरने वाले पदार्थों में कोई मोटी लकड़ी, तना या पत्थर, कांच इत्यादि न मिले हों। किसान भाइयों, इस प्रकार टांका भरने के करीब 100 दिनों बाद कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन इत्यादि में 1 से 3 क्विंटल प्रति बीघा नाडेप कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जहां सघन खेती होती है अथवा जहां सब्जी वर्गी फसलें लेते हैं, वहां हम कंपोस्ट की 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा मात्रा का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों में इसे 15 से 20 किलो प्रति पौधे की दर से दिया जाता है।
जो किसान भाई जैविक खेती को अपना रहे हैं वे इस नाडेप कंपोस्ट का खेतों में प्रयोग करने के बाद प्रथम वर्ष रासायनिक खादों की मात्रा में करीब 1/3 की कटौती कर सकते हैं और वहीं यदि किसान जैविक खेती की सभी विधियों को अपनाए तो 3 वर्ष बाद पूर्णतः जैविक खेती कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि हम मुर्गी पालन व्यवसाय की बात करें तो यह प्रदेश के अनेक किसान भाइयों और बेरोजगार युवकों द्वारा अपनाया जा रहा है। इस व्यवसाय को ज्यादातर अपनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि इससे कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी गर्मी का मौसम अपनी चरम पर है और इस समय तापमान की अधिकता मुर्गियों में कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है। इस समय मुर्गियों में होने वाले रोगों की बात करें तो रानीखेत और गंबोरो प्रमुख रूप से प्रकोप होता है। अतः इन रोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण कराना जरूरी होता है और इस समय साफ सफाई के साथ साथ आहार एवं जल की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अतः मुर्गी पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में आप किस प्रकार से करें अपनी मुर्गियों की देखभाल प्रबंधन, इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं ग्राम ताखला कला जिला सिवनी के मुर्गी पालक दिनेश ठाकुर। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। एक छोटा सा व्यवसाय कर रहा है मुर्गी पालन का, जिसमें करीब 10,000 बर्ड पालता हूँ। इसमें गर्मी में थोड़ी सी व्यवस्था अधिक करना पड़ता है मौसम के हिसाब से। इनका खाने का विशेष ध्यान रखें, दाना अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दिया जाए। जैसे 60 किलो अपन ने मक्का चूरी ले लिए, सोयाबीन की खली 30%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सिल्क ग्रिड पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1% और राइस पॉलिश 10% के साथ विटामिन को स्थान विशेष के अनुसार मिलाया जाता है। 10 दिन फिर स्टार्टर आता है जो मध्यम उम्र का रहता है बच्चा, जिसे 11 दिन से 25 दिन तक खिलाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% होती है तथा यह बारीक पिसा हुआ राशन होता है। यह प्री स्टार्टर राशन की अपेक्षा मोटा होता है। इसमें मक्का 50%, सोयाबीन की खली 20%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सिल्क ग्रिड पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1%, राइस पॉलिश 10% के साथ विटामिन को भी स्थान विशेष के अनुसार मिलाया जाता है। तो स्टार्टर देने के बाद करीब 21 दिन के बाद फिर अपने को फिनिशर पे आना पड़ता है। जो फिनिशर आखिरी माल बिकते तक अपने को खिलाना पड़ता है। और यह राशन उपयुक्त बताए गए राशन की अपेक्षा मोटा राशन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक होती है। मक्का की मात्रा 60%, सोयाबीन की खली 20%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सेल पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1%, राइस पॉलिश 10%। इसके साथ ही साथ विटामिन स्थान विशेष के साथ दिया जाता है और उसमें कुछ मेडिसिन भी मिलाया जाता है। अगर बॉयलर की मात्रा की बात करें, जैसे अपना 50 ग्राम का चूजा आता है तो उसको 10 ग्राम दाना चाहिए एक दिन में। जैसे वो 100 ग्राम का हो जाता है तो 100 ग्राम के चूजे के लिए 20 ग्राम दाना प्रतिदिन वजन के हिसाब से 20%। जैसे बॉयलर के बर्तन होते हैं
तो ये बर्तन जैसे 5 किलो 7 किलो का एक बर्तन होता है, उसको भर दिया जाए तो उसमें 24 घंटे बच्चे दाना जब उसको जरूरत है तो दाना खाते जाएगा। और साइड में पानी रहता है, पानी के ब्रूडर भी पानी भी लेते जाएगा। जैसे दवा ब्रोटोन तो देते रहना चाहिए। ब्रोटोन देने से क्या लीवर अच्छा रहता है, लीवर अच्छा रहेगा तो अच्छा खाएगा, जिसमें ग्रोथ अच्छी आए। और दाने का विशेष ध्यान रखें कि दाना किसी तरफ से भी, कोई भी फैक्ट्री से लाए या कोई दुकान से ला रहे हैं तो दाना किसी भी टाइप से नमी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। गर्मी के समय में जैसे ऊपर टीन सेट है या सीमेंट सीट है तो उसके ऊपर घास या पैरा बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर ड्रिप जिसको बोलते हैं वो स्प्रिंकलर उनको चलाया जाए, जिससे फव्वारे से पूरा गीला रहेगा तो इधर नीचे नमी मिलेगी तो बच्चा अच्छा पलेगा। टाट की फट्टी दोनों साइड पे लगा दिए तो उसके लगाने से क्या है, जो ऊपर अपन पानी डालेंगे तो उससे वो टाट की फट्टी गीली होंगी तो अंदर अच्छी ठंडक मिलेगा और जिससे कूलर जैसे मतलब ठंडी हवा मिलेगी, तो उससे भी एक फायदा बहुत बड़ा मिल जाता है। जब मिनिमम 30 से 32 रहना चाहिए, इससे ज्यादा अगर होता है तो फिर मॉर्टलिटी बढ़ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। जैसे ये तो दिन की बात है, अब रात में जैसे अपन पर्दे, बहुत जरूरी है कि अपने को शाम के बाद ये पर्दे उठा देना चाहिए। पर्दे उठा देने में यह है कि जो हवा ठीक रहेगा और नीचे की जो बास है, इस्माइल है, वो बाहर निकल जाएगी और उससे बच्चे में ग्रोथ अच्छी आएगी। जैसे शाम के टाइम गर्मियों में हवा तूफान चलते रहता है, जैसे गर्मी हवा चल रही है, गर्म हवा, तो उस समय अपने को पर्दे बंद रखना है ताकि इधर अपनी क्षति ना हो। जैसे अभी हम कूलर चला रहे हैं तो कूलर में क्या है, वो पानी तो डालते हैं, तो पानी डालने में एक उसमें जो एक लिक्विड आता है खारसोलिन कह के, वो पानी डाल दो तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं, जो हवा से वो वायरस कम हो जाते हैं। जैसे वैक्सीन का है, इसमें 7 दिन में हम पहला वैक्सीन कर देते हैं, वो आता है लसोटा। फिर 14 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन होता है गंबोरो रानीखेत, तो इसका ये दूसरा वैक्सीन होता है। फिर रिपीट करना पड़ता है तीसरा, वो जो पहला वाला किया अपन, उसी वैक्सीन को तीसरे बार रिपीट करना पड़ता है। पहला वैक्सीन तो अपन आंख में करते हैं और दूसरे में मुश्किल नहीं है क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, इसलिए अपन पानी के साथ दे देते हैं। और तीसरा वैक्सीन भी उसी कंडीशन पे पानी के साथ देते हैं। जैसे लीटर गीला हो जाए, इस कंडीशन पे चूना छिलके में मिला करके और फिर से छिलके की बिछाई कर दे तो उसमें जो नमी है वो सोख जाएगी और उसमें कोई फंगस रोग या ऐसी कोई और मतलब बीमारी नहीं आएगी। लीटर जैसे छिलका गीला हो गया है या बीट ज्यादा हो गई है या कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है, इस कारण से अपन पूरे छिलके को ही चेंज कर दे और दूसरा नया छिलका डाल दे। जैसे बर्तनों का रहता है कि मतलब बर्तनों में बीट चले जाती है, छिलका चले जाता है, तो हमको बर्तनों में कम से कम दिन में 2 बार सफाई करना चाहिए। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है वह है ग्राम निम्बौद, जिला मंदसौर के मंगल गोस्वामी जी का। यह बकरी की अफ्रीकन बोर नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मंगल गोस्वामी जी इस नस्ल की विस्तृत जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। यह वैरायटी विशेषकर सघन प्रणाली में बकरी पालने अर्थात अंग्रेजी में इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें बकरियों को घर में ही पालकर खिलाया जाता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है। किसान भाइयों, अफ्रीकन बोर प्रजाति मूलतः उत्पत्ति साउथ अफ्रीका की है। इस नस्ल का बकरा या बकरी सफेद रंग का होता है, जिसकी गर्दन या तो काले रंग की होगी या लाल गेहूं से रंग की होगी। यह प्रजाति मांस उत्पादक के लिए विश्व में प्रथम स्तर पर है। इस प्रजाति का बकरा 100% शुद्ध नस्ल का बकरा 1 वर्ष में लगभग 50 किलो का हो जाता है और इसकी मादा लगभग 42 से 43 किलो की 1 वर्ष में वजन ले लेती है। इस प्रजाति का माथा चपटा, इसके सींग बड़े चपटे पीछे की ओर मुड़े हुए और कान चपटे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रजाति की मुख्य बात यह है कि इसका कद कम रहता है और इसका एब्डोमिनल साइज बहुत बड़ा रहता है, जिससे कि यह अधिक वजन लेता है। इसमें देसी नस्ल की तुलना में हड्डियों का वजन कम आता है, इसलिए इसमें मीट परसेंटेज ज्यादा होता है। किसान भाइयों,
अफ्रीकन बोर प्रजाति की मुख्यतः 4 बातें हैं जो कि सघन प्रणाली में बकरी पालन के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रथम, यह बीमार कम पड़ते हैं। द्वितीय, इनका जन्म भार अधिक होता है। तीसरा, यह वातावरण के परिवर्तन को सहन करने की ताकत होती है। और चौथा, ये कम से कम समय में अधिक से अधिक भार ले लेते हैं। अफ्रीकन बोर नस्ल का बकरा लगभग 6 महीने में अपने शरीर का अधिकांश भार ग्रहण कर लेता है, जो कि लगभग 100% अफ्रीकन बोर बच्चे में 25 से 30 किलो के बीच आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं, उसका मूलतः कारण यह है कि इसका बच्चा जो पैदा होता है वह अधिक वजन का पैदा होता है। लगभग 2 से 2.5 किलो के बीच इसके बच्चे का जन्म भार आता है और 8 से 10 दिन के अंदर ही इसके बच्चे का रूमन हल्का हल्का डेवलप होने लगता है और ये बहुत ही जल्दी चारा ग्रहण करने लग जाते हैं। इस वजह से ये कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही इनके अधिक भार ग्रहण करने का मुख्य कारण यह है कि इनका FCR, जिसे कि इंग्लिश में फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, अर्थात खाए हुए चारे का अपने बॉडी के मेंटेनेंस में बदलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसलिए ये जितना खाते हैं उसका लगभग 60 से 70% अपने बॉडी के मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये कम समय में अधिक भार ग्रहण कर लेते हैं। अफ्रीकन बोर की बकरियां एक साथ रहकर झुंड में खाना पसंद करती है और साथ में एक साथ फीड। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम मैहर, जिला कटनी के कृषक अनुराग देवांगन ने। इन्होंने जायद की मक्का की फसल लगा रखी है तथा उसमें किए जाने वाले शस्य प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं, जिससे यह मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो अनुराग जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जायद मक्के में वह यह देखा जाता है कि इसमें सफेद पत्तियां निकलती हैं। जो नए नए कोमल पत्तियां निकलती हैं वह सफेद होती हैं, जिसको व्हाइट बड के नाम से जाना जाता है और किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह जिंक की कमी को प्रदर्शित करता है। इसलिए मक्के में पोषक तत्व प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है इसके उत्पादन में। और इसके लिए अगर हम 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास के साथ 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत करते हैं, ताकि जो है जिंक की कमी की वजह से मक्के में व्हाइट बड न होने पाए। ऐसा अगर होता है तो क्लोरोफिल की कमी हो जाने से भोजन कम बनता है और हमारा उत्पादन भी सीधे सीधे प्रभावित होता है। उर्वरक का प्रयोग कब करें, यह भी एक वैज्ञानिक पहलू है। इसके लिए हम यहाँ पर जो नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बेसल डोज के रूप में देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा जो जिंक सल्फेट है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा जो है वह 2 भागों में करके हम स्पॉट एप्लीकेशन करते हैं। यानी जहां पौधा होता है उसके चारों तरफ हम जो है मिक्सचर जो जिंक सल्फेट और यूरिया का है उसको हम पौधे के गोलाई में देते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्तों के ऊपर भी जो है वो उर्वरक पड़ता है और वो पत्तों को जला देता है। इन सब के अलावा यह ध्यान यहाँ पर भी दिया जाना आवश्यक है कि जब भुट्टा और टेसल जो नर मंजरी निकलती है उस समय खेत में नमी का होना परम आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी जो परागकण है वह सूख जाते हैं और वो उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, लिहाजा वो फर्टिलाइजेशन करने में नाकाम होते हैं। और इन सब के अलावा चूंकि जायद की फसल है तो हमें समय समय पर सिंचाई के साथ निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसमें पोटेंशियल काफी हाई है और दूसरे तरफ से खरपतवार का अतिक्रमण हो जाने से इसका उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इसके लिए चूंकि जो उपाय है वह शुरुआती ही है, लेकिन अगर फसल बड़ी हो रही हो तो 25 दिन पर एक निकाई गुड़ाई करना काफी लाभप्रद पाया जाता
जाता है, इसलिए इसकी जो बढ़वार है और अन्य खरपतवार हैं वह बाहर निकल आते हैं और बढ़वार भी अच्छी होती है। क्योंकि जायद ऋतु ऐसी होती है, इसमें कीट बीमारी का आक्रमण बहुत कम हो जाता है, दिन काफी बड़ा होता है और इसके वजह से पौधों की जो उम्र है यानी उसकी लाइफ साइकिल जो है वो काफी घट जाती है। जहाँ पर कि यह मक्का जो है 100 से 120 दिन लेता है खरीफ में, वहीं पर जायद या अगेती जायद की जो मक्के की खेती होती है वो 80 से 85 दिन में पूरा हो जाती है। चूंकि यहाँ पर जो फोटो पीरियड है वो काफी बड़ा होता है, तो इन सब समय को और अल्प अवधि में एक अच्छी खेती करके लाभप्रद उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निशुल्क नंबर है 180042544085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। नेताओं की बदजुबानी पर दिग्गी का वार, कहा भाजपा संघ के संस्कार हैं खराब। लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत, लेकिन पार्टी करेगी बेटे की एंट्री का फैसला। कांतिलाल भूरिया का अजय विश्नोई पर सनसनीखेज आरोप, वेटनरी डॉक्टर से ट्रांसफर के बदले की थी बीवी की मांग। अमर्यादित टिप्पणी करने वालों की फेहरिस्त हुई लंबी। शाजापुर में सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा, लेकिन जोश में कर गए अनर्गल बयानबाजी। हैट्रिक बनाने की कवायद में जुटी भाजपा की नई रणनीति। निजी कार्यक्रमों में कलेक्टर के सम्मान और शिलान्यास पर लगाई रोक, सूत्रों के हवाले से खबर। और 50 लाख की फिरौती के लिए जबलपुर में हुआ 3 साल के मासूम का अपहरण। वारदात की मास्टरमाइंड बच्चे की बुआ गिरफ्तार, बरामद हुआ मासूम। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवरात्रि के बाद प्रदेश में एक बार फिर विभागीय बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को राज्य मंत्रालय में संभागीय आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान संबंधित विभागों के संबंध की गई घोषणाओं से क्रियान्वयन पर भी अफसरों से चर्चा करेंगे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सपरिवार नवमी पर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने शुक्रवार को मंत्री अजय विश्नोई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भूरिया ने कहा कि अजय विश्नोई ने वेटनरी डॉक्टर से उसके तबादले के एवज में उसकी बीवी की मांग की थी और ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रखने की जगह बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि ये कांतिलाल भूरिया के आरोप हैं, जो जांच का विषय है और इन आरोपों पर अजय विश्नोई की प्रतिक्रिया भी आना बाकी है। अजय विश्नोई, आप भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि,
अजय विश्नोई जी ये उसका दलाल जो सप्लाई करने का काम करने वाला एक डॉक्टर वेटनरी का, उसका ट्रांसफर, वो परेशान था परिवार से कि साहब मेरे मैंने दया कर दो, मेरी परिवार वहां इधर उधर है, कई बीमारी से परेशान कर, कम से कम थोड़ी सुविधा। तो उसके अपना कहे कि तुम्हारी बीबी मंत्री जी के यहाँ बुला रहा, मंत्री जी। वो खबर उनको भेजी तो उनको इतना बुरा लगा कि ये आखिर में क्या है, मानवता के नाम की कोई चीज ही नहीं। एक माँ किसी की